देखिए ये समाज कार्य का जो जून में एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, उसी का प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, हम लोगों ने 65 तक क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम आ चुके हैं 66 क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, तो चलिए बताइए, आज का पहला प्रश्न है ये, और जून 2020 का क्वेश्चन नंबर 66 है समाज कार्य का। और प्रश्न ये है, आपका विचार करना है आप लोगों को, और इसमें एलिगेशन यानी अभिकथन है और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि जानबूझकर स्थापित संबंध समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है, और तर्क कहता है कि संबंध स्थापित करना संपर्क बनाने का आवश्यक भाग है, जिसके फलस्वरूप समस्याओं का निराकरण होता है। जरा बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। बताइए, कमेंट करिए या तो बताइए आप मुझे। आवाज़ क्लियर है मेरी, एक बार कंफर्म करिए। हाँ, ध्यान सुनिए। देखिए इस प्रश्न में कुछ है नहीं। जानबूझकर स्थापित संबंध समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर जानबूझकर कोई स्थापित संबंध होगा तो वह एक प्रकार से समस्याओं के समाधान के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह कथन सही है। और इसी कथन के परिप्रेक्ष्य में दूसरी पॉइंट है कि संबंध स्थापित करना संपर्क बनाने का आवश्यक भाग है, जिसके फलस्वरूप समस्याओं का निराकरण हो जाता है। अब आप लोग मुझे ज़रा क्योंकि लगा कर बताइए, क्या यह जवाब सही होगा कि नहीं होगा, बताइए ज़रा। कि जानबूझकर स्थापित संबंध समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संबंध स्थापित करना संपर्क बनाने के आवश्यक भाग है। सही नहीं लग रहा है आप लोगों को? जिसके फलस्वरूप समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा कि ए इज़ द राइट आंसर होगा? क्या यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताइए एक बार। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए भाई, 66 का। ठीक है ना? एक और प्रश्न ले, चलिए आज इसे समाप्त कर देना है इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 67 है, गैलेंड, जॉन और कोलोडाइन, ये नाम है ये। ठीक है, ये विद्वान के नाम है। ठीक है, याद रखना, गैलेंड नाम है, जॉन नाम है और कोलोडाइन। इन्होंने सामूहिक विकास के पराक्रम के बताए हैं। सामूहिक विकास के पराक्रमों के बारे में बताया है इन्होंने। और आप सही क्रम इसको लगाइए, इसका क्या सही जवाब होना चाहिए जरा बताइए आप लोग। सबसे पहले क्या आना चाहिए, बोलिए। देखिए, पूर्व संबंधता का मतलब होता है पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब भी किसी चीज़ को आप सिखाना चाहेंगे तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पूर्व संबंधता होनी चाहिए नहीं, बताइए। ये चीज़ होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो लग रहा है ये सत्य लग रहा है। ठीक है भाई। अब अच्छा, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में ए दिया हुआ है, इसलिए इनमें से भी हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए बी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है इसको हम देखते हैं, विभेद लिखा हुआ है। और डी में क्या लिखा हुआ है? पृथक्करण लिखा हुआ है। सी में क्या लिखा हुआ है? घनिष्ठता लिखा हुआ है। और फिर बी में क्या लिखा हुआ? विभेद लिखा हुआ। बताइए ज़रा इसमें से तीनों में से कौन सा सबसे सही माना जाएगा? तो बताइए, घनिष्ठता सही मानोगे कि विभेद सही मानोगे? सबसे पहले क्या आना चाहिए? डिफ्रेंशिएशन नहीं बात करता है, वो बात करता है घनिष्ठता संबंध को लेकर बात करता है। ठीक है, तो सी सही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप बताइए ज़रा, एक मिनट, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और सी, पूर्व ज्ञान के बाद क्या होना चाहिए? घनिष्ठता। हाँ ठीक है भाई, सी केवल एक में ही है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड यही सही होगा। और अगर मैं बी की बात करूँ तो उसके बाद विभेद, और विभेद के बाद उसके बाद आप क्या करना है? शक्ति और नियंत्रण, और देन उसके बाद आपका आ जाएगा पृथक्करण आ जाएगा। तो सामूहिक विकास के लिए ये क्रम है, ये स्टेप है।
सामूहिक विकास की स्टेप है ना। तो ये आप कह सकते हो चरण के बारे में भी, ठीक है। जो सामूहिक कार्य हैं उनमें चरणों में किस तरीके से विकास किया जाता है, तो गैलोंड, जोन और कोलोडाइन का ये नाम आता है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर आपका क्या आएगा, आपका पूर्व संबद्धता आएगा, और नंबर 2 पर आपका क्या आएगा, घनिष्ठता आएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नंबर 3 पर क्या आएगा, आपका विभेद आएगा, ठीक है, और नंबर 4 पे क्या आएगा, आपका शक्ति और नियंत्रण आ जाएगा, और नंबर 5 पे क्या बचा भाई आपका, बताइए, पृथक्करण बचा कि नहीं बचा, पृथक्करण हो जाएगा, है ना, ये पृथक्करण है, ठीक है। ये 5 स्टेप आप लोग ध्यान रखिएगा, घनिष्ठता, विभेद, शक्ति और पृथक्करण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जवाब भी नहीं आ रहा आप लोगों का। चलिए इस प्रश्न में देखो लिखा हुआ है कालक्रम अनुसार। अब आपको कालक्रम के अनुसार दर्शाना है, जो कौन कौन से वर्ष में ये सारी चीज़ें जो है योजनाएं लाई गई हैं, ठीक है। तो जितने भी अगर प्रधानमंत्री के संबंध में, ठीक है, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि जून से लेकर, ठीक है, मान लीजिए जून क्या, करंट अफेयर्स को रेट अब यहाँ पे बताना तो ज़रूरी नहीं है, मतलब कुछ योजनाएं होती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा प्रधानमंत्री के संबंध में, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितनी तारीख को लाई गई थी, इसको कालक्रम के अनुसार दर्शाना था। तो 25 दिसंबर 2000 को ये लाया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसके लिए अलग से बताऊंगा, है ना, एक PDF आप लोगों को करवा दूंगा, जो है मनरेगा क्या है उसके बारे में बता दूंगा, उज्ज्वला योजना क्या है उसके बारे में बता दूंगा, प्रधानमंत्री से संबंध में कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में जिक्र कर दूंगा। तो एक प्रश्न योजनाएं से आना पक्का है, तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता दूंगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है भाई, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये PMAGY के नाम से भी जाना जाता है इसे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो ये कब लाई गई थी, किसी को पता है भाई? 11 अक्टूबर 2014 को लाया गया था, ठीक है, 14 को। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये तो बहुत ही फेमस में रहा है भाई, ये तो आप सबको आज भी याद हो जाना चाहिए। ये शायद 5 नहीं 9 था, 9 मई 2015 को, ठीक है, 9 मई 2015। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब लाई गई थी बताइए? 4 मई 2017। क्रम लगाइए जरा, बताइए कौन सा सही होगा, क्रम लगाकर बताइए। बताइए इसका क्या सही होना चाहिए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बोल नहीं रहे हो आप लोग, कोई बात नहीं, नहीं बोल रहे हो तो मैं ज़्यादा देर तक क्लास नहीं ले पाऊंगा आप लोगों की भाई, बात तुम सही, ठीक है। तो इस जवाब इसका जो हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है। ए का अगर मैं बात करूँ 2015, 4, 5, 17, यानी ये क्रम से दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा? ABCD आ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो योजनाओं से तो मैं आप लोगों की एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए प्रश्न है, ये दिवस से संबंध में है ना। प्रश्न है कालक्रमानुसार दर्शाना है, काल क्रमानुसार दर्शाना है। काल क्रमानुसार का मतलब वो वर्ष आपको नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन कौन सा वर्ष है, यहाँ पर देश दिवस के रिलेट कराया गया है, और ये वर्ष काल क्रमानुसार होता ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय वर्षों में अगर पूछा जाता है तो फिर मान लीजिए भाई महिला का मान जाता है, युवा को मान लिया जाता है, और ये शिक्षक यहाँ पे फिर गलत आ गया है, शिक्षक आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन आ गया। तो ये काल क्रमानुसार नहीं होगा, ये आप दिवस के अनुसार आप इसको लगाइए जरा, और मुझे आप बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। NTA UGC नेट ने जो 5 नवंबर 2020 का प्रश्न हुआ था, उस समय इसको ड्रॉप कर दिया गया था, और ये सभी बच्चों को इस प्रश्न का कॉमन नंबर दिए गए थे। क्या नंबर दिए गए थे? कॉमन नंबर दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न ही गलत हो गया था। तो देखिए आप ध्यान सुनिए पहले कि जो युवक दिवस मनाया जाता है, और जब भी आप ध्यान रखिए तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय लेवल पर पूछा जाता है, और दूसरा पूछा जाता है विश्व लेवल पर, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, है ना। तो 2 तरीके से पूछा जाता है।
तो जब जो विश्व लेवल पर होगा वो आपका 12 अगस्त हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। और जो राष्ट्रीय लेवल पर पूछा जाएगा वह आपका राष्ट्रीय दिवस में कौन सा हो जाएगा, 12 जनवरी हो जाएगा, 12 जनवरी हो जाएगा। तो ये दो यहाँ पे डेट में देखो कंफ्यूज कर रखा था। चलिए अभी हमें आगे देख लेते हैं हम लोग। महिला दिवस आप जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है भली भांति तरीके से, और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला, तो इसको क्लियर लिखना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व महिला दिवस को लेकर इसको साफ शब्दों में क्लियर लिखना चाहिए था, तब यहाँ पे सही माना जाता है इसको। तो इसलिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर 8 मार्च ये मनाया जाएगा महिला दिवस को लेकर। शिक्षक दिवस भी कंफ्यूज कर रखा है, तो शिक्षक दिवस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, दो टाइप का होता है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात मैं करूँ तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। तो ये भी कंफ्यूज वाला, तो इधर देखो इस प्रश्न में कितने कन्फ्यूज़न है ना, बहुत सारे कन्फ्यूज़न दे रखा है। और एड्स दिवस की बात करूँ तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ पे कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे भाई, इतने सारे तो डेट आ गए हैं यहाँ पर, तो अब तो दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को भी कंफ्यूज कर। तो इसलिए यूजीसी वालों ने इस क्वेश्चन का जो है सभी बच्चों को कॉमन नंबर दिया गया था, है ना, सभी को कॉमन। 2020 में कम से कम 5 से 6 प्रश्न ऐसे रहे कॉमन, 5 से 6 प्रश्न रहे थे कॉमन। तो काफ़ी बच्चे ने भी निकाला था इस बार, JRF वगैरह नेट भी निकाला था 2000, ठीक है। इस बार हो सकता है कुछ प्रश्न जो है टफ़ बनाया जा सकता है ना, कुछ टफ भी बनाया जा सकता है, और इस बार हो सकता है प्रश्न में गलतियां ना हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है इस बार। चलिए हम बात कर लेते हैं स्नोबॉल के लेकर। यहाँ पर देखिए स्नोबॉल, इसी को स्नोबॉल सैंपलिंग है, प्रतिचयन है, शोधकर्ता में निम्नलिखित में से सहायता कौन सा करेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है और आप सभी लोग जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है लिया गया है रिसर्च से। कहाँ से लिया गया है? रिसर्च से। अगर आज आप लोगों का ये पेपर समाप्त हो जाएगा तो कल मैं रिसर्च का यही टॉपिक आप लोगों से, ये और एक लिखा हूँ स्टीवंस का नाम जो मापन का है, जिसमें नामित आता है, ठीक है, नाम के आधार पे होता है, क्रम होता है, अंतराल होता है और उसके बाद अनुपात होता है। तो ये 4 क्रम भी मैं बताऊंगा। तो ये दोनों वीडियोस में एक साथ लाऊंगा आपको, सैम्पलिंग को लेकर और इसको लेकर, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जो सैम्पलिंग है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक को कहा गया प्रोबेबिलिटी और एक को बोला गया नॉन प्रोबेबिलिटी। 2 टाइप का होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी था उसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई थी, जैसे मैं कहूँ एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था जिसको सरल यादृच्छिक के रूप में जाना गया था, एक ये हो गया। दूसरा अस्तरीकृत यादृच्छिक के नाम से जाना गया था, ठीक है, जिसको स्ट्रैटिस्फाइड रैंडम सैंपल बोलते हैं। और जो तीसरा था वो आपका एरिया एंड क्लस्टर सैंपलिंग के नाम से जाना जाता था। जो चौथा आता है वो आपका आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जिसको व्यवस्थित प्रतिदर्श बोलता है। तो यानी प्रोबेबिलिटी में 4 टाइप हो गए। और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, तो एक कोटा आता है। कोटा आप अभी सुन लीजिए, ठीक है, कोटा के बारे में अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद आपका आता है एक्सीडेंटल, जिसको आकस्मिक बोलते हैं। एक आता है उसको बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण, यानी परपेसिव के रूप में जाना जाता है, हाँ, उद्देश्य के रूप में। एक होता है स्नोबॉल को बोला जाता है शुद्ध हिंदी में हिमगेंद। शुद्ध हिंदी इसकी क्या होती है? हिमगेंद, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, हिम गेंद प्रतिदर्श इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। हालांकि होता है इसमें 8, 10, 12 होते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं बताऊं तो एक होता है मल्टीपल या मल्टी स्टेजेस भी होते हैं, बहुअवस्था भी होती है, संतृप्त प्रतिदर्श भी होता है, और घनी पूर्ण प्रतिदर्श होता है, स्वीकार्य या सुविधा अनुसार होता है, जिसको कन्विंस बोलते हो आप लोग, ये भी इसी में आता है। जजमेंटल भी इसी में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। ये सारे के सारे जितने नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं ये होते हैं उस पर भेदभाव पर। इसमें भेदभाव हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलिए जरा स्नोबॉल के बारे में जानिए। देखिए जो स्नोबॉल होता है पहले ध्यान से समझ लेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान सुनिए, स्नोबॉल न्यायदर्श में इसी को हिमज्ञात या हिमगेद न्यायदर्श भी बोलते हैं। हिम का मतलब क्या होता है भाई? बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, ठीक है। और गेंद का मतलब अगर मैं बताऊं तो गोला होता है। बात को समझिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है, बर्फ और गोला, ठीक है। हिम का मतलब, तो इसे हिमगेद कहा क्यों गया, मैं इसको समझाना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके का कोई प्रश्न बने हिमगेद प्रतिदर्श को लेकर, तो आप लोग ध्यान रखना इसमें एक चैन की बात करता है।
किसकी बात करता है? ये चयन की बात करता है। और ध्यान रखना, इसमें भेदभाव हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है? भेदभाव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो हिम होता है और जो गेंद जिसको हम कहते हैं स्नोबॉल, तो यह एक प्रकार से गुप्त और छिपी होता है, गुप्त होता है और छिपा होता है। तो बेसिकली अगर मैं एडमिन हूँ, मैं यहाँ पर एक एडमिन हूँ और मैंने कहा कि किसी समुदाय में जाइए आप लोग, आपको क्या करके लाना है भाई? डेटा कलेक्ट करके लाना है। तो आपने समुदाय में चले गए, तो मैंने 2 फॉर्म लिए और वही फॉर्म को 2 व्यक्तियों को दे दिया। ये मैं एडमिन हूँ, तो मैंने 2 लोगों को दिया। तो आप लोग ने क्या किया कि इस एरिया के बारे में आपने पूरी जानकारी ले ली, ठीक है। फिर आपने इन्हीं में से किसी 2 लोगों को और ये फॉर्म दे दिए, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया? अपने आसपास के एरियाओं के बारे में डेटा को लिया, फिर इनमें से कोई 2 लोगों को इन्होंने क्या किया? डेटा दे दिया। इस तरीके से इन्होंने एक चयनबद्धता बनी चली आ रही थी। इस तरीके से ये भी 2 व्यक्ति कर सकता है ना, इस तरीके से ये भी 2 व्यक्ति को कर सकता है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात? इस तरीके से ये भी। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं इसके जो मैं यहाँ पे एडमिन हूँ, मैं इसके लिए क्या हूँ? मैं इसके लिए एक औपचारिक संबंध बनाया हूँ, मैं इसके लिए एक औपचारिक संबंध बनाया हूँ। लेकिन यह जो व्यक्ति है यहाँ पर देखिए लास्ट वाला, ये व्यक्ति मुझे नहीं जानता है। ये व्यक्ति जानता है तो केवल इसको जानता है जिसने इसको फॉर्म दिया है, ये मुझे नहीं जानता है। तो मैं इसके लिए अनौपचारिक हो गया। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आपने। तो यह इसके लिए अनौपचारिक हो गया। तो मेरे हिसाब से ये जो हुआ, ये व्यक्ति ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष हो गया मेरे लिए। क्या हो गया? ये अप्रत्यक्ष हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बताइए जरा एक बार। यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष हो गया। ये मेरे से कनेक्ट नहीं है, ये व्यक्ति मेरे से कनेक्ट नहीं, ये व्यक्ति इससे कनेक्ट है। मेरे से कनेक्ट तो ये वाला है ना। तो यहाँ पर अगर हिमगेद की बात हुई है तो ध्यान रखना आप सभी लोग, यह एक श्रृंखलाबद्ध में होता है। जब शोधकर्ता जब किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है तो ऐसी कंडीशन पे इसको फॉलो करता है, स्नोबॉल को। लेकिन जब तक मेरा उद्देश्य यहाँ पर पूरा नहीं होगा, मैं तब तक ये फॉर्म सबसे कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मेरा उद्देश्य ही नहीं पूरा हुआ। तो इसके आगे भी ये हो सकता है व्यक्ति 2 लोगों को और भी दे सकता है फॉर्म। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। इसमें शोधकर्ता का जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक ये सैंपलिंग की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें पहले से कोई जनसंख्या निर्धारित नहीं की गई है। भाई देखिए, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं लोग, 2-2 दिन 3-3 दिन, है ना, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं लोग। तो इसमें कोई उद्देश्य या निश्चित जनसंख्या निर्धारित भी नहीं किया गया है। स्नोबॉल आंकड़े जो होता है वो किसके लिए? प्रश्नावली बनाकर क्रियाविधि की जाती है। तो इसमें मैंने प्रश्न बनाया है ना, फॉर्म जो दे रहा हूँ लोगों के पास जा रहा है, तो ये प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग ज़रा यहाँ पर समझिएगा अच्छे से कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए इस प्रश्न का, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर मैं आपसे कहूँ विपथगामी अदृश्य जनसंख्या, बताइए ये अदृश्य जनसंख्या मेरे लिए हुई कि नहीं? ये व्यक्ति जो है मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अप्रत्यक्ष हुआ, तो अदृश्य हुआ कि नहीं हुआ? एक बार ज़रा कंफर्म करिए, यस या नो, हुआ कि नहीं अदृश्य जनसंख्या में? बिल्कुल हो जाएगा यार आप लोग। तो इसलिए ये आपकी पहली बात जो है सत्य मानी जाएगी कि यह अदृश्य के रूप में माना जाएगा। दूसरी पॉइंट की बात करता हूँ। गुणात्मक अध्ययन में आगमनात्मक का सिद्धांत यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह एक प्रकार से विशिष्ट से सामान्य की ओर चल रहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चल रहा है, ठीक है। तो एक विशिष्ट प्रतिक्रिया थी भाई। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आगमनात्मक विधि है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार क्लियर करिए जरा, बोलिए एक बार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो फिर बहुत अच्छे। तो देखो यहाँ पर जब मैंने कहा तो यह एक आगमनात्मक विधि के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित कुछ उदाहरण देता है और फिर उन्हीं उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान केंद्रित विधि की जाती है। यहाँ पर लोगों को ध्यान केंद्रित करने का मेरा उद्देश्य क्या हो रहा है यहाँ पर, कि हर एक समुदाय में लोगों का ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य मैं बना रहा हूँ। तो ध्यान केंद्रित का उद्देश्य तो यही कहता है, आगमनात्मक विधि में ही कहता है। और ध्यान रखने वाली बात आप सब के लिए ये है कि कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न बनता है कि आगमनात्मक विधि क्या है और निगमनात्मक विधि क्या है ना। मेरी बात समझ रहे नहीं? तो अगर आगमनात्मक जो विधि होती है उसका आप ध्यान रखिएगा, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है,
ठीक है। और ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, छोटे बच्चों के रूप में या प्रयोग में इसको लाया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा, ये नियम पर आधारित नहीं है, ये नियम नहीं है कि आप इसी तरीके से करिए, कोई नियम है इसमें। जो नियम होता है वो निगमनात्मक में होता है, इसमें नियम नहीं है। आप हो सकता है थर्ड पर्सन को दे सकते हो, आप किसी और को दे दो। नियम का मतलब होता है कि भाई पर्टिकुलर एक ही जो सामाजिक कार्यकर्ता होगा उसी को फॉर्म देना। जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, 10+2 वाला व्यक्ति भी हो सकता है फॉर्म भरने वाला, 10+2 वाला भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। जो सोशल वर्क नहीं किया वो भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए यह आपका निगमनात्मक तो है नहीं, आगमनात्मक है, तो इसलिए ये भी सत्य माना जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए सहज जो प्रतिचयन है, सहज का मतलब होता है एक प्रकार से सरल, प्रतिचयन का मतलब होता है सैंपल, ढांचे ना होने की समस्या को दूर करना। मतलब एक प्रकार से देखिए सहज प्रतिचयन, ढांचा ना होने की समस्या को दूर करना, यह स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है। तो यह एक सैंपल है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर ना होकर ये समस्याओं का दूर करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो यह आपका स्नोबॉल हो गया। तो प्रत्येक व्यक्ति को चयन होने के अवसर, देखो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो हो गया गलत हो गया, और प्रत्येक व्यक्ति नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर ए और बी और सी तीनों सही होंगे। ए बी सी किस ऑप्शन में था? अब मैंने पूरा इसमें तो भाई लिपा पोती कर दिया हूँ, है ना, पता भी नहीं चल रहा होगा ऑप्शन कहाँ चला गया है कि नहीं। चलो अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताइए अगर कोई दिखाई दे रहा है तो कंफर्म करिए, बताइए। हाँ ए बी सी सी, तो देखिए हाँ सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। गरिमा बहुत बढ़िया जवाब आया आपका। तो ऐसे अगर आप समझ के करोगे तो कर लोगे, अदरवाइज समझ के नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न समझ पे आधारित था, है ना, टफ प्रश्न नहीं था। इन देखो महान भाव का ऑप्शन नंबर ए लगा के आए हैं, चलो कोई नहीं, बाकी आप लोग ये ऐसा गलती मत करना, है ना। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न अच्छा है, और प्रश्न क्या है जरा देखिए, जरा यहाँ ध्यान से विचार करने के संबंध में है। और कह रहा है कि मानसिक विमंदन निम्न बुद्धि लब्धि का मतलब होता है IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट से संबंध है क्या? जो एक बार बताइए जरा, अच्छा आप सभी लोग, क्या ये बात सत्य नहीं लग रही है आप लोगों को कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये निर्धारित नहीं करता है IQ लेवल? करता है निर्धारित। भाई आप नॉर्मल है, कोई व्यक्ति दिव्यांग है, कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जैसे आप जानते होंगे 20 से नीचे वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा व्यक्ति, वो व्यक्ति प्रोफाउंड लेवल का होगा, और जो 20 से लेकर 24 के बीच में होगा वो व्यक्ति सीवियर होगा, और जो 25 से लेकर आपका 35 के बीच में आएगा वो व्यक्ति मॉडरेट होगा, और जो 35 से आपका 50 के बीच में होगा वो व्यक्ति माइल्ड होगा, और जो 50 से लेकर 70 के बीच में होगा वो व्यक्ति क्या होगा आपका, वो व्यक्ति आपका बॉर्डर लाइन का होगा, वो व्यक्ति बॉर्डर लाइन का होगा, ठीक। और 70 से लेकर देखो यहाँ पे 50 से 70 के बीच में माइल्ड होगा, और 70 से 90 के बीच में नॉर्मल होगा, सॉरी यार बॉर्डर लाइन होगा, 70 से 90 के बीच में बॉर्डर लाइन होगा, और 90 के और 110 के बीच में क्या होगा आपका, वो नॉर्मल होगा, ठीक है, वो नॉर्मल होगा, और 110 के प्लस में होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली सृजनशील बालक में आ जाएंगे। तो ये कैटेगरीज बताई गई थी टर्मन के द्वारा। ये मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो टर्मन थे एक विद्वान, उन्होंने इसको डिफाइन किया था IQ लेवल का, बुद्धि लब्धि को, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात बताओ, डिफाइन नहीं कर रहा है ये IQ का, बोलिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस या नो, जवाब बताइए मुझे जरा, बोलिए एक बार सभी लोग। हाँ कर रहा, वेरी गुड। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर आर को पढ़िए कि मानसिक विमंदन, अच्छा विमंदन का मतलब रिटार्डेशन है, ये मानसिक रिटार्डेशन है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल चीज़ है ना। तो व्यक्तियों में एकाग्रता की कमी, अब बताइए जरा इन व्यक्तियों में एकाग्रता की कमी होती है? और मैंने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक लगा के आप यहाँ पर क्यों की लगा कर जरा करिए इस प्रश्न का, ट्रिक से सवाल सही होता है। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, बताइए जरा क्या, ट्रिक लगा के बताइएगा, मन में ट्रिक लगाइए और बोलिए बोलिए ट्रिक लगा के, सही है ए या बी? हाँ भाई ए, ओके ए, ट्रिक लगाया था। देखो मैं ट्रिक लगाता हूँ, मानसिक मंदन या मानसिक विमंदन निम्न बुद्धिलब्धि IQ का संबंध है भाई। तो क्यों है? क्योंकि मानसिक विमंद व्यक्तियों की एकाग्रता की कमी
कभी होती, कमी, अच्छा यहाँ पे कमी लिखा, कभी नहीं, कमी होती है ना, कमी होती है। देखिए देखो मेरी एक बात ध्यान सुनो, जो मानसिक निमंदन बुद्धिलब्धि है, जो आईक्यू लेवल है, बात को बहुत अच्छे से समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। वह तो संबंध है, लेकिन व्यक्तियों में एकाग्रता की कमी होती है, यह लक्षण बताया जा रहा है, आईक्यू को थोड़ी ना बताया रहा है। बताइए जरा, ये आईक्यू को बता रहा है क्या? उनमें एकाग्रता की कमी होती है तो लक्षण है ना, तो बुद्धिलब्धि कहाँ बता रहा है? बताइए जरा मुझे भाई, क्योंकि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो पैटर्न चेंज हो गया कि व्यक्तियों की एकाग्रता बताने लगा, और यहाँ पर अगर बोलता कि बुद्धि लब्धि ही अगर निर्धारित करती है उसकी एकाग्रता को या उसके शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिक्रियाओं को या प्रक्रियाओं को, तब आप एक प्रकार से इसको कह सकते थे। भाई कहाँ पर ये सही हो रहा है? ए, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर ये देखो, व्यक्तियों की एकाग्रता की कमी है, मानसिक मंद व्यक्तियों की लक्षण है, ये लक्षण बता रहा है। और ये तो आपका बता रहा है क्या? ये आपका बता रहा है मनोवैज्ञानिक आधार पर बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण। बस दोनों अलग अलग है भाई, एक मनोवैज्ञानिक अलग क्रियाविधि है, उसके लक्षण एक अलग क्रियाविधि है, ठीक है, लक्षण अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए। आप क्योंकि नहीं लगा पा रहे हो ढंग से, बस आप ऐसे पढ़ रहे हो फ्लुएंट में कि आपको समझ में आ जाए, बशर्ते वहाँ पर आपको मैच कर जाता। बहुत डीप में जाना पड़ता है थोड़ा सा समझने के लिए। भाई कहाँ पर क्योंकि कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि एकाग्रता होने की वजह से आईक्यू कम हो गया उसका, एकाग्रता की कमी की वजह से। भाई मान लीजिए मेरा कोई काम करने में तो ज़रूरी है नहीं कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें एकाग्रता मेरी सही नहीं हो, और दूसरे वाले एक्टिविटी में मेरी एकाग्रता हो सकती है, बहुत एक्टिव हो, तो कैसे आप निर्धारित कर सकते हो? ये तो लक्षण बताया जा रहा है, उसमें कहाँ आईक्यू का रिप्रेजेंट हो रहा है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर ए बी सही माना जाएगा। दोनों सही, सॉरी ए आर दोनों सही हैं, परंतु इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। कैसे लग रही भाई? इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, अभी भी तुम कह रहे हो कहीं लक्षण बताया जा रहा तो कहीं आईक्यू लेवल बताया जा रही, तो लक्षण और आईक्यू लेवल कैसे एक हो सकते हैं? आईक्यू लेवल अलग होता है, लक्षण अलग होते हैं। लक्षण अलग होता है, आईक्यू लेवल अलग होता है, बात को समझो। लक्षण किसको बताता है? आईक्यू लेवल को थोड़ी ना बता रहा है। उसकी क्रियाविधि जो होगी वो लक्षण को रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, उसको तो दिव्यांगता बता। अरे मेरे भाई सुनो मेरी बात, सुनो मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मानसिक विमंदन निम्न बुद्धिलब्धि आईक्यू लेवल से संबंधित है, ये बात ठीक है। मैं मान गया इस बात को यार कि चलो बुद्धिलब्धि जो है वो मानसिक मंदता से संबंधित है, ठीक है, मैं मान गया, इस बात से सहमत हूँ, ठीक है, सभी लोग मान जाओ। अब आप देखिए यहाँ पर मानसिक मंद व्यक्तियों में एकाग्रता की कमी होती है। अब आप मुझे बताइए कहाँ उसके संबंध, ये आईक्यू लेवल से रिलेट करवा रहा, कहाँ इसके लक्षण से थोड़ी ना रिलेट करवा रहा कि मानसिक मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू लेवल जो है कम होती है। वो तो संबंध बताया है उसका, उससे रिलेट हो रहा है। क्या चीज़, क्या बता भाई? यहाँ पर अगर बुद्धिलब्धि अगर रिलेट कर रहा है तो उस व्यक्ति की रिलेट करने का मतलब ये था कि एक प्रकार से कि सृजनशील व्यक्ति को इस कार्यविधि में सक्षम है 140 के 140 आईक्यू लेवल के आधार पर। मान लो मैं इसी प्रश्न को बनाता हूँ, अगर मैं इसको व्याख्या करता तो मानसिक मंद बुद्धिलब्धि आईक्यू लेवल से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। क्या मानसिक मंद बुद्धिलब्धि जो होती है 50, 70 या मैं कहूँ 90 से नीचे से संबंधित है, या नीचे से 90 से नीचे है, तो यहाँ पर व्याख्या हो जाती है। फिर इस प्रश्न की इससे व्याख्या हो जाती, बुद्धिलब्धि से फिर 90 से नीचे था, वो यहाँ पर व्याख्या हो जाती। अब यहाँ पर बुद्धिलब्धि में अगर आपको तो कोई नीचे वाला पॉइंट तो दिया ही नहीं, इसका लक्षण अलग है, वो आईक्यू वो मनोवैज्ञानिक आधार पे पूछ रहा है कि ये मानसिक मंद व्यक्ति है, और यहाँ पर पूछा है कि मंद बुद्धि बच्चे का एक अलग से इसके लक्षण पाए जाते हैं, वो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, ध्यान केंद्रित करने में कमज़ोर होते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण करने में कमज़ोर होते हैं, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कमज़ोर होते हैं, इन बच्चों को विशेष शिक्षक के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें बता रही है पॉइंट बी। तर्क अलग है, एलिगेशन अलग है,
कारण कुछ कह रहा है और एलिगेशन कुछ कह रहा है। कारण बता रहा है आपका लक्षण और एलिगेशन बता रहा है आपको मनोवैज्ञानिक के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बता रहा है यहाँ पर बुद्धि लब्धि का। चलो, बड़े देर से दिमाग की पट्टी खुलती है, ऐसे एग्ज़ाम में मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगा सारी की सारी पट्टियाँ, है ना भाई। चलो, भगवान करे ऐसे समझा करो आप सभी लोग। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अभिकथन के बारे में, बहुत बढ़िया। अब मुझे जरा बताइए प्रतिमान को लेकर, प्रतिमानों का उल्लंघन करने की दशा में विधिक दंड किया जाता है। देखो, दंड दिया जाता है। अब ध्यान सुनिएगा प्रश्न को, प्रतिमान की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 6, कौन सा प्रश्न आ गया ये? 72 बोलिए। हाँ जरा प्रतिमानों का उल्लंघन करने की दशा में बताइए विधिक दंड दिया जाता है। बात सही है गलत ये बताइए पहले। प्रतिमान का मतलब होता है वैल्यूज, मानदंड होते हैं। उल्लंघन करने पे उसको विधिवत दंड दिया जाएगा, ऐसे समझ लो। हो सकता है कुछ समझ में आ जाएगा, आंख की पट्टी खुल जाए। अरे भाई मान लीजिए किसी भी प्रतिमान, कोई भी प्रतिमान, हाँ तो प्रतिमान तो वैल्यूज होते हैं ना, मूल्य होते हैं, उसको अगर उल्लंघन करने की दशा में विधिवत दंड देने का क्या काम हो सकता है भाई? अरे भाई साहब कैसे पढ़ाई कर रहे हो यार, थोड़ा सा ध्यान दो ऐसी चीज़ों पर। प्रतिमानों का उल्लंघन करने पर ये गलत जवाब है आपका, है ना। हाँ ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया बोल जवाब, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो प्रतिमान किसी व्यक्ति के व्यवहार को विनियमित करने को नियंत्रित का तंत्र मानता है। बताइए ये देखो, प्रतिमान जो होंगे किसी व्यक्ति का, प्रतिमान जो भी मानदंड होंगे वो व्यक्ति के व्यवहार को विनियमित करने का एक नियंत्रित तंत्र माना जाता है। तो मेरे हिसाब से नहीं, ये सभी के हिसाब से होना चाहिए कि ट्रू, ये राइट होगा। तो ये इस प्रश्न का जवाब आपका यही देखो डी वाला ही सही माना जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ दोबारा से फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, जब कोई प्रश्न पढ़ो उस प्रश्न को वहाँ पर अपने आप को बैठा लो और बैठा के जवाब दो। फिर देखो ना सही जवाब आए तो कहना। अपने आप को सोचते नहीं हो, अब अपने आप को बन जाते हो बहुत बड़ा वो तुर्रम खान कि यार चलो मैं तो इसको सॉल्व कर लूँगा, ऐसे ही सॉल्व कर लूँगा। प्रतिमान यार अपने आप को रखो और देखो करके। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ऐसे, अभी देखो कैसे आएगा, अभी देखना। चलिए इस प्रश्न को देखो। अरे यार ये तो आ गया फैक्ट पर, छोड़ो। अच्छा फैक्ट को देख लो। ये फैक्ट कह रहा है कि बागान श्रमिक अधिनियम कब आया था? कब आया था कौन बताएगा? जल्दी बोलो। 1951। हाँ वेरी गुड, ये सारी चीज़। अब देखो इस ये जो चार है ना, चारों को रट्टा मार लेना और पक्का बता रहा हूँ मैं ये आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आएंगे। हाँ और खान अधिनियम 52। हाँ ठीक है, खान सर वाला अधिनियम नहीं है ये, है अलग से है ये खान अधिनियम, जहाँ पे कारखाना वगैरह आता है ना, ये वाला। और बोनस संदाय अधिनियम क्या होगा भाई? बोनस संदाय अधिनियम 1965। हाँ और एक देखो उपादान संदाय अधिनियम होगा और ये 1972। अब ये ध्यान रखना, अभी एक बार ध्यान से इसको मनन कर लीजिए, आंख बंद करके मनन कर लीजिए। बगान 1951, खान 52, बोनस 65 और उपादान संदाय अधिनियम 72। ठीक, इसे ऐसे याद कर लीजिए, 51, 52, 65, 72। बस अगर ये याद हो गया तो समझा आपने एक प्रश्न सॉल्व कर लिया। और एक प्रश्न जरूर आने वाले हैं आप लोगों से, और एक प्रश्न का मतलब 2 नंबर गेन करना, और 2 नंबर अपने आप में जेआरएफ में अहम भूमिका निभाएगा ये। तो जरा मुझे क्रम बताइए इसका क्या होगा? 1 2 3 4, तो क्रम तो ये तो है ABCD, कहाँ पर है? बी है। बस सही है। अगर आप सही से करेंगे, ध्यान से मन से काम करेंगे तो आप लगा लेंगे। देखो इस प्रश्न को बता दो, मीन्स टेस्ट। अब ये तो आपके पल्ले भी नहीं पड़ रहा होगा कि सर मीन्स टेस्ट है क्या, है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है मीन्स टेस्ट, है? चलो देखो इसके संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं, ठीक है, मीन्स टेस्ट में। तो मीन्स टेस्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये बेसिकली होता क्या है। ध्यान से सुनिए, ये सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता की बात करेगा। देखो मीन्स का मतलब आप यहाँ पर ये समझे ना, किसी से तात्पर्य किया गया है, किसी को रिलेट किया गया है, किसी को अगर मैं बात करूँ रिलेट करने का संबंध में साधन परीक्षण को लेकर बात की गई है। जैसे मैं कहूँ आपके पास आय हो, पूंजी की मात्रा आपसी पात्रता में, जैसे आपकी पात्रता की प्रभावित कर सकती है।
तो ऐसे में जो मीन्स टेस्ट होता है लोगों की उपलब्धि की बात करता है, लोगों की प्रदर्शन की बात करता है, लोगों की आय की बात करता है, लोगों की पूंजी की बात करता है, लोगों को निश्चित स्तर बनाने की बात करता है, साधन परीक्षण के बारे में बात करता है, रोजगार के बारे में बात करता है, और भत्ता वगैरह के बारे में बात करता है। इस तरह बहुत सारी बातें आती हैं मीन्स टेस्ट में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मीन्स टेस्ट में आपको एक बात ये मैं बता दूं आप लोगों से कि यह समाज सेवा की उपलब्धता नहीं है, यह समाज सेवा की उपलब्धता नहीं है। यहाँ पर बात होती है आय और पूंजी की मात्रा को, सेवाएं को की बात नहीं होती। अच्छा, सेवाएं अगर होता कि वेलफेयर को लेकर तो वो मानी जाती, अगर सेवाएं होती किसको लेकर, वेलफेयर को लेकर। एक मिनट, हाँ वेलफेयर भी अगर होगा तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए भी सही होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि वेलफेयर मैंने बोल रहा था, वेलफेयर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया। देखो यहाँ पे अगर वेलफेयर दिया है उसकी उपलब्धता, तो समाज सेवा की भी उपलब्धता होनी चाहिए, राइट है। यहाँ पर ए और बी दोनों राइट है, ठीक है भाई, दोनों राइट है। देखो मेरा कहने का तात्पर्य ये था, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फिर से दोबारा से सुन लीजिए मेरी बात को। बेसिकली क्या होता है मीन्स टेस्ट पे, यहाँ पर ना लाभ के बारे में बात करता है। तो लाभ जो होते हैं वो उसकी साधन की परीक्षण की बात करता है, कौन कौन से साधन के परीक्षण है। तो साधन परीक्षण के अगर मैं बात करूं तो पूंजी की मात्रा की भी बात करेगा, प्रदर्शनी की बात भी करता है, और आय की बात करता है, रोजगार की बात करता है, सहायता भत्ता की बात करता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, देखभाल को लेकर, शिक्षा को लेकर, कानूनी सेवाओं को लेकर, है ना, सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं वो साधन परीक्षण के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आता है, साधन परीक्षण, और वही मीन्स परीक्षण होता है। तो साधन में मैं आपको बता दूं, एक तो समाज सेवा उपलब्ध होगी, समाज कल्याण भी उपलब्ध होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे तो ये भी उपलब्ध हो जाएगा। आदिवासियों के लिए देखो, आदिवासियों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मीन्स टेस्ट में, ठीक है, आदिवासियों के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन में डी नहीं होगा, ए बी सी माना जाएगा, ठीक है। आर्थिक वाला, इनकम मैंने बताया था ना, इनकम रिलेटेड, याद है किसी को, रोजगार से लेकर साधन परीक्षण में इनकम, आय से संबंधित रोजगार और सहायता भत्ता ये चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये आप ध्यान सुन लीजिए, आर्थिक इसलिए आपको यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सेकंड वाला सही माना जाएगा इसका, ठीक है, सेकंड वाला सही माना जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए, बोलिए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, कौन बताएगा। मैंने देखिए आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से और जानते भी हैं, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बताया था, महादेव रानाडे, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि शिव जी का अगर आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पर आपको वो ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। तो आप याद रखना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे दोनों जी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ब्रह्म समाज में 1828 कलकत्ता में किया गया था और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आप जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में भारतीय जनता के हितों की रक्षा की बात की थी। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, और क्या किया था, भारतीय जनता के हितों की। 1905 देखो, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में नहीं आएगा यार, 1905 में रखा हुआ है आपने, नहीं, किसी को पता है क्या भाई 1905 में मनाया गया था, बताइए जरा मुझे, अगर किसी को मालूम है तो। नहीं, 1905 नहीं था, 1915 था। और मैं इस एक मिनट में इसको क्लियर कर लेता हूँ, आप गूगल कर रहे हैं क्या, 1905 है क्या राम उसके सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी का, हाँ? ओके, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया।
ठीक है। 1905 में ये भारतीय सेवक, हाँ भाई ठीक है, वेरी गुड। 1905 में ये किया गया था, इसका पुणे में महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इन्होंने जो उद्देश्य था इनका, नव युवकों को सार्वजनिक जीवों को क्या करना था, जीवन को प्रोत्साहित करने का उनके, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं यहाँ पर इसके उद्देश्य को, ठीक है। नवयुवक को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना गोपाल कृष्ण गोखले का 1905 में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, जो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज के बारे में बात कर लेते हैं। और सत्यशोधक समाज के बारे में ज़रा मुझे बताइए, सत्यशोधक समाज के बारे में आप जानते होंगे भली भांति तरीके से, ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र 1873, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया भाई, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद 1897, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क में, मेरठ अडियार मद्रास में 1882 में इसकी क्या बनाई गई थी, मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान 1875। इतने सारे जो हैं आप लोगों को समाज आंदोलन से याद रखना पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, सरल प्रश्न था ये, ठीक है। आगे बोले कौन से क्वेश्चन नंबर पे आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 70, कोई बैक हो गया क्या क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 70, तभी मैं कह रहा हूँ इतना जल्दी कहाँ से यहाँ पे आ गया। 77, 76, 2 क्वेश्चन छूट गए थे। चलिए यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाने और प्रतिकूल परिवर्तनों को रोकने के लिए जनता को गोलबंद करने के लिए समाज कार्य को निम्नलिखित किस विधि के अंतर्गत प्रयोग किया गया था। तो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत, ध्यान से सुनिए आप लोग, मैंने आप सबको पहले ही बता रखा है, ध्यान से पहले सामाजिक आंदोलन के बारे में समझिए। देखो सामाजिक आंदोलन क्या होता है कि व्यक्तियों की एक बड़ी जनसंख्या में एक अनौपचारिक संगठन को कहते हैं, जो सामाजिक लक्ष्य के लिए कार्य किए जाते हैं और अनेक व्यक्तियों का प्रभावशाली संस्कृति, संस्थाओं और विशिष्ट वर्ग समाज में संशोधित और हस्तांतरित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया जाता है, वह कहलाता है सामाजिक आंदोलन। और जो सामुदायिक संगठन है, सामुदायिक संगठन में मैंने आपको पहले बता रखा है कि सामुदायिक संगठन अर्थ व्यक्तियों, जो है सामुदायिक संगठन का अर्थ व्यक्तियों के एक समूह को अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने और आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देना, वह एक प्रकार का सामुदायिक संगठन कहलाता है। तो हम संगठन में किसी चीज़ को सहायता दे रहे हैं, लोगों को सहायता कर रहे हैं, तो वह सामुदायिक संगठन में आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि व्यक्तियों को, एक समूह को अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने और आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देना सामुदायिक संगठन कहलाएगा। सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया तो भाई आप तो समझ गए, यहाँ पर क्वेश्चन में ही ऑलरेडी मेंशन किया गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि सामाजिक क्रिया एक व्यक्तिक, सामूहिक और सामुदायिक प्रयास है जो समाज कार्य को दर्शन और अभ्यास की सीमा के अंदर किया जाता है और जिसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक नीतियों को परिवर्तित करना और सामाजिक विधान को स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी सेवाओं को उन्नति करना। और आपको मैंने रिचमेंट के अकॉर्डिंग बताया भी है, प्रचार एवं विधान के माध्यम से किस तरीके से सामाजिक क्रिया किया जाता है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ आना है। ऑप्शन नंबर देखो 4 में PRA का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बताइए जरा PRA क्या होता है। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं PRA, बस सिंपल सी। और PRA होता क्या है, PRA होता है उन प्रक्रियाओं पर जोर देता है जो स्थानीय लोगों को सशक्त बनाता है, और जो स्थानीय लोगों को सशक्त बनाता है वो आपकी PRA कहलाती है, जो स्थानीय लोगों को सशक्त बनाता है। और जो RRA होता है, RRA का मतलब क्या था, रूरल रैपिड अप्रेजल होता है ना, होता है कि नहीं होता भाई, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो अब आप ध्यान ये रखो कि ये एक प्रकार का जो RRA होता है ना, वो मुख्य रूप से बाहरी लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा के साधन के रूप में देखा जाता है। तो बाहरी लोगों की इकट्ठा के साधन के रूप में देखा जाने वाला RRA कहलाता है। और जब स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने की बात होता है तो वो आपका PRA कहलाता है। और मैंने आप लोगों को इसकी PDF भी और आपके क्लासेस भी आपके लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो लोगों ने नहीं भाई, जिनका रह गया है वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप बस सिर्फ समझते चलिएगा बहुत ध्यान से, है ना, सारी चीज़ों को।
निम्नलिखित में से कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं का आधार क्या होगा। देखो यहाँ पर बेवरेज जो रिपोर्ट आए हैं यही आपकी सत्य मानी जाएगी। और आप जानते हैं नवंबर 1942 में 1942 याद है किसी को? नहीं याद है तो सुनो। तो सामाजिक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो सोशल इंश्योरेंस और सोशल अलाइड सर्विसेज, जहाँ पे सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज थे उसके नाम पर आधारित था ये एक प्रकार की रिपोर्ट। तो यह एक सामाजिक अर्थशास्त्री ने दिया था और ये सामाजिक अर्थशास्त्री थे बेवरेज थे और उन्होंने अपने ही नाम पर ये रिपोर्ट रख दिया और उसमें कल्याणकारी राज्य की बात करते थे। तो जहाँ पे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए कार्यों पर बल दिया जाएगा। इसके बारे में जो चर्चा करते थे बेवरेज रिपोर्ट करते थे। मनुस्मृति, एक प्रश्न आप लोगों से हमेशा पूछा जा सकता है कि हिंदू धर्म में सबसे पुराना जो है राजनीतिज्ञ के बारे में बात किया जाए तो सबसे पुराना राजनीतिक की पुस्तक किसकी है? तो मनुस्मृति के नाम से है, मनुस्मृति ही है। और 1776 में हिंदू धर्म के कई धर्मशास्त्रों ने पहला प्राचीन कानूनी पाठ्य और संविधान माना था इसको। तो सबसे पहले इसको संविधान के रूप में माना जाता था, ठीक है। तो 1776 में मनुस्मृति का नाम आता है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। मनुस्मृति के द्वारा ही लिया गया जो धार्मिक उल्लेख था वो मनुस्मृति में ही है। तो उसमें 12 अध्याय थे, इतना सारा नहीं पूछा जाएगा लेकिन ध्यान रखिए 12 अध्याय थे और 2684 समथिंग 2684 श्लोक थे। ये चीज़ें पूछा नहीं जाएगा, अगर आपको याद है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने आप लोगों को जब इंग्लैंड का इतिहास पढ़ा रहा था समाज कार्य में तो उसमें मैंने कानूनी पारित पत्र के बारे में बताया था। तो सबसे पहले जो है इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा 1215 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1215 में जारी किया गया था। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सुनिए। किंग जॉन के द्वारा इसको लाया गया था। हाँ, और ये था अभिजात्यों के लिए, अभिजात्यों ये कुलीन वर्गों, आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एलिजाबेथन पुअरला भारत में आप जान सकते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एलिजाबेथन पुअरला 1601 की बात कर रहा हूँ। तो निर्धन कानून को स्थापित करने के लिए निर्धन व्यक्ति की सहायता की बात की थी। तो इसमें 1601 में निर्धन कानून के लेकर 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया था। एक व्यक्ति का जो बोला गया उसको कहा गया कि अक्षम निर्धन होगा, दूसरे को कहा गया कि शारीरिक रूप से अक्षम निर्धनों के लिए कार्य को लेकर बात की गई थी, और जो तीसरा बताया गया था वो बोला गया था कि शारीरिक रूप से सक्षम निर्धन या भगोड़े को सुधार गृह में दंडित करने को लेकर था। तो इस तरीके से एलिजाबेथन पुअरला 1601 में ये लाया गया था कानून, इंग्लैंड का ये भी कानून है, ठीक है। जरा मुझे एक प्रश्न बताइए कि भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किस भाग को कहा गया है? भारत का मैग्ना कार्टा जो है भारत के संविधान में कौन से भाग को कहा गया है, कौन बताए? प्रश्न है मैग्ना कार्टा से लेकर, बताइए। बोलिए। भाग नहीं मालूम है। मूल अधिकार भाग 3, मूल अधिकार भाग 3 याद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन बताएगा? 1897। हाँ, कलकत्ता बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है, याद रखना आप लोग। देखो मानवतावाद और सामाजिक कार्य और सुधार, अनाथों के लिए सहायता, गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना, ये सारा इसका उद्देश्य था। तो ये रमा नहीं है, रामकृष्ण मिशन है ना। थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूज हो गया था यूजीसी वाले, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए एक और बताइए। 79 समाप्त कर दो आज जल्दी इस क्वेश्चन को। हस्तक्षेप के अनेक परतों का फोकस। अच्छा देखो मैं बताऊं आपको, ये आपको ना जो एक है सामान्य परिप्रेक्ष्य, सामान्य दृष्टिकोण, ये इससे मैच कर जाएगा आपका। अभ्यास स्थिति में पर्यावरणीय संदर्भ में व्यक्ति का फोकस करना, तो व्यक्ति का फोकस किस पे हो रहा है भाई, बताइए जरा। व्यक्ति का फोकस किस पे होगा आपका?
परिस्थिति पर्यावरण, वेरी गुड। और जैविकी और समाज व्यवस्थाओं में गतिकीय मतलब डायनेमिक होगा। डायनेमिक अंतःक्रिया का फोकस किस पे होगा, जरा मुझे बताइए, डायनेमिक वाला या सामान्य प्रणाली परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा। भेदभाव किस में आ जाता है, समस्याओं के प्रभावों को फोकस करने वाला, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर नृजाति। कौन सा ऑप्शन सही हुआ है इसमें से बताइए, ऑप्शन ए है ना। देखो यहाँ मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। ये पिरामिड था अब्राहम मैस्लो का, ये पिरामिड था अब्राहम मैस्लो का, ध्यान से समझिएगा। और इस पिरामिड को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। कितनी भागों में, 1 2 3 4 5, 5 भागों में। पहले का नाम क्या रखा गया था, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा ध्यान से सुनिए, हाँ, इसका नाम रखा गया था शारीरिक ज़रूरत। और जानते हैं भूख प्यास रोना, ठीक है, ये सारी चीज़ें शारीरिक में आ जाती थी। दूसरी बात आपको बताऊं, इसी को बोला जाता था कि दैनिक जीवन की आवश्यकता भी बोला जाता था, इसी को बोला जाता था पिरामिड मैस्लो का ही। और दूसरे को क्या बोला गया था, सुरक्षा की ज़रूरत, जिसमें शारीरिक शारीरिक की गतिविधियों के बारे में, ठीक है, संसाधन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, इत्यादि चीज़ों की ज़रूरतों को लेकर सुरक्षा की बात की गई थी। तो जो सुरक्षा की ज़रूरत थी अब्राहम मैस्लो की दूसरा स्टेप था ये। तीसरे की बात करूँ तो तदात्मीय का संबंध बताया गया था, तदात्मी को, तो यानी मित्रता को बताया गया था, स्नेह को बोला गया था, प्रेम को बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्ती, परिवार, जीवन साथी इत्यादि चीज़ों को रिलेट किया गया था थर्ड में। नंबर 4 को बोला गया था यहाँ पर आत्मसम्मान, लेकिन यहाँ पर आत्मसाक्षीकृत बोला गया है, आत्मसम्मान नहीं बोला गया है, आत्मसाक्षीकृत बोला गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जो आत्मसम्मान है या स्वविश्वास की उपलब्धि का, दूसरों का सम्मान और दूसरों का सम्मान से संबंधित जो बातें थी, वो मैस्लो का आत्मसम्मान से संबंधित था कि व्यक्ति क्या कर रहा है, वो दूसरों का सम्मान कर रहा है, वो चीज़ें उसमें थी। और नंबर 5 जो था, इसी को बोला गया था स्वप्रत्यक्षीकरण, आत्मसिद्धीकरण, आत्मसाक्षीकृत बोला गया था इसी को। अब यहाँ से प्रश्न आ गया आपको, ये मैस्लो की थ्योरी से आ गया। आप आत्मसाक्षीकृत व्यक्तियों के लिए विशिष्टता का मैस्लो की पहचान बताइए। तो ध्यान से सुनिए, अब इसकी विशेषता बतानी है आप लोगों को, इस 5वें नंबर की, है ना। अच्छा, मैंने आप लोगों को देखो इसको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इसी को मैस्लो के बोला जाता है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत बोला जाता है, मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत बोला जाता है, इसी को मैस्लो का पिरामिड बोला जाता है, इसी को मैस्लो का मानवतावादी का सिद्धांत बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पदानुक्रम का सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। तो मानवतावादी मनोविज्ञान में आत्म परिपूर्णता को मानव जीवन का मूल्य बताया है मैस्लो ने, ठीक है। तो उच्च संस्करण माना है इसने, उच्च संस्करण माना है। तो आप देखिए उसमें स्वयं का बच्चा जो होता है, इसमें आत्मसिद्धि में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, स्वावलंबी हो जाता है, वो क्या होता है, स्वावलंबी हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो स्वयं के स्वभाव में पूर्ण स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, भाई बताइए, बोलो, सही हो जाएगा आपका। का पिता के लिए वचनबद्ध भी हो जाता है, यहाँ पर वचनबद्ध भी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। स्वायत्तता मतलब वही होता है, स्वतंत्रता, निजता वही होता है, ठीक है। तो सिमिलर है, तो ये भी हो जाएगा। रचनात्मक कार्य करेगा, ठीक है, तो ये भी हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है, ये इसकी 4 जो हैं इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। और देखो दैनिक आवश्यकताओं की बात कहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर हो रही थी ना, मैंने बताया था नहीं बताया था भाई, बताइए जरा, भूख प्यास रोना सोना ये सब कहाँ बताया था, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए। जहाँ पर आप समस्या निवारण कर रहे हैं, रचनात्मक कर रहे हैं, सजगता कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव से परे है, भेदभाव नहीं कर रहे हैं, भेदभाव से परे है, तथ्यों को स्वीकार कर रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। बोलते तो हो नहीं, इतना सब बताने के बाद भी नहीं बताते हो यार, मतलब आता है कि पता नहीं, ऐसे ही हो। चल देखो, भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन का आरंभ कब हुआ था भारत में। देखो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो एक चीज़ आप धीरे यहाँ पर समझिएगा अच्छे से। देखो जो यहाँ आपका क्या अभी कुछ रह गया था क्या, हो तो गया सारे भी। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 81, हाँ देखो यहाँ पर देखिए 2011 में LGL, ठीक है, GBT, हाँ
अब आप ये नाम सुना है, ये नाम सुना है, क्या है ये? यह, हाँ हाँ, यह एक प्रकार से समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर अधिकारों का मान्यता देने के लिए 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा इसको क्या किया गया था, मान्यता दी गई थी। किसके द्वारा? 2011 में किसके द्वारा दी गई थी, याद रखना यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा LGBT को समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता दी गई थी। और पहला ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिसके बाद UN ने रिपोर्ट ने इसको जारी कर दिया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जरा इस ऑप्शन को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई है, पहली चीज़ ये ध्यान रखिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अमेरिका सीनेट, तो अमेरिका सीनेट में एक यूनाइटेड स्टेट जिसको आप बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, तो ये सीनेट जो है कांग्रेस की एक ऊपरी प्रतिनिधि सभा है जिसमें सदस्यों की संख्या 100 बताई गई है। सीनेट में सदस्यों की संख्या 100 बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है सीनेट, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा की कांग्रेस की एक ऊपरी सभा मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये 4 मार्च 1789 यानी 4 मार्च आपको 1789 को इसकी क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी। 1789 की इसकी स्थापना हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो जेनेवा में है ना, 194 इसके सदस्य देश हो चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखना। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नोट आप यहाँ पर ये ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट के लिए अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो भारतीय मुख्यालय के बारे में पूछेगा, तो भारतीय मुख्यालय जो है भारत में कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, नई दिल्ली में, ना कि जेनेवा में है भारतीय मुख्यालय। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलियाई यहाँ पे मानवाधिकार परिषद की बात हो रही है, तो ज़रा मुझे बताइए क्या होता है। ऑस्ट्रेलियाई एक शांतिपूर्व समृद्ध राष्ट्र है, जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया खुद एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा परिषद के लिए चुना गया था, और ये जो चुना गया था 2018 और 2020 के बीच में चुना गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा, करंट से थोड़ा सा क्वेश्चन बना सकता है ये चीज़ें, है ना। तो यहाँ इसका जो सही जवाब होगा आप मुझे बताइए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 15 मार्च 2006 USA द्वारा महासभा की एक नई मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है उसमें कुल टोटल 47 सदस्य हैं, और इसके जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो जेनेवा में है। ठीक है, तो वह 2011 में अगर मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र को लेकर, तो आप ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता देने की बात की जाए तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? बताइए ज़रा एक बार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो ठीक है, और समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगले बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, बोलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या हुआ सर जी, ये किसने भाई मैसेज किया? लॉर्ड रिपन, अच्छा चलो सुन लो, देखो कहाँ गया लॉर्ड रिपन। चलो अच्छा, लॉर्ड रिपन को उठा लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था यह स्थानीय स्वशासन, इसी को प्रस्तुत किया गया था। तो भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, जिसे स्थानीय स्वशासन जो संसाधनों थे उसी के माध्यम से इसी का एक नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा। तो एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न बन जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा कौन सी ऐसी जो है संस्थाएं हैं जो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आप क्या बोलेंगे? स्वशासन को बोलेंगे, तब वहाँ पर ऑप्शन में स्वशासन आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन आ जाएगा, है ना, तभी आ जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका सही माना जाएगा। ठीक है,
लॉर्ड विलियम बेट्रिक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। लॉर्ड विलियम बेट्रिक का नाम जानते हैं आप लोग। ये प्रशासनिक एक सुधार वाद के रूप में जाने जाते हैं। और प्लस में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने एक रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। कौन सी व्यवस्था लिख रहे हो, बोलो? रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी यहाँ पर मैंने लिखा है रैयतवाड़ी, ठीक है। यह इसकी व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। 1828 से 1835 के बीच में भारत में शासन किया और ये शैक्षणिक सुधार करने की बात करता था। यह किसकी? शिक्षा में बात किया था भारत में। और वित्तीय सुधार किया था, सरकारी सेवा भी सुधार किया था। सरकारी सेवाएं, शिक्षा को सुधार और फाइनेंस सुधार। नाम आता है किसका? लॉर्ड विलियम बेट्रिक का। यहाँ पे देखिए लॉर्ड रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट क्वाइन का नाम आता है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्वाइन नाम है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। ये उस समय गवर्नर था। मंगल पांडे मूवी देखेंगे ना तो इसका नाम आया, मंगल पांडे मूवी में, है ना, तो इसका नाम वहाँ पर आता है। एक व्यक्ति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर से चुना गया। तो भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक अगर कोई माना जाता है तो किसको माना जाता है जानते हैं आप लोग? क्वाइन को ही माना जाता है। लॉर्ड क्वाइन को ही माना जाता है अंग्रेजी शासन की व्यवस्था को लेकर, ठीक है, संस्थापक। और ये बेसिकली जो प्यासी का युद्ध हुआ था 23 जुलाई 1757 में, तो उस समय अंग्रेजों के सेनापति थे रॉबर्ट क्वाइन ये। और इनका जो युद्ध हुआ था प्यासी का युद्ध, किसके बीच हुआ था कोई बता सकता है? किसके बीच हुआ था प्यासी का युद्ध, बताइए? नवाब सिराजुद्दौला नहीं, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्वाइन के बीच में किया गया था, हुआ था, ठीक है। तो सेनापति था उसका ये रॉबर्ट क्वाइन। अच्छा, एक लॉर्ड कर्जन का नाम आ रहा है, हाँ कोलकाता का, हाँ। अच्छा, ये सिराजुद्दौला के भी, अच्छा यहाँ पे देखिए रॉबर्ट कर्जन का नाम। रॉबर्ट कर्जन प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने की बात करता था, ठीक है। 1905 में जिस समय सर्जेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी लाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, उसी समय फूट डालो और शासन करो की नीति का जो नीति लाया था, उस नीति का अनुसरण जो किया था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1905 में। फूट डालो, राज करो, शासन करो। बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया लॉर्ड कर्जन। ये चीज़ थी यहाँ पर। प्रश्न था स्थानीय स्वशासन कब आरंभ हुआ? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब? 1882। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए, अंतः संबंध क्रियाकलाप के कालक्रम पैकेज को क्या कहा जाता है? भाई बोलिए जरा, बोलिए। बोलिए। परियोजना कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा? बस सिंपल, ये इतना सरल प्रश्न है। परियोजना किसी भी विचार को व्यवस्थित के रूप में स्थिर किया जाता है। परियोजना का मतलब क्या था भाई? किसी भी विचार को व्यवस्थित रूप में उसे स्थिर कर दीजिए। और परियोजना किसी भी समस्या के निदान या किसी विषय के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की जाती है। पूर्ण विचार किया जाता है, योजना बनाई जाती है, ये परियोजना होती है, ठीक है। कार्यक्रम नहीं होगा और ना ही क्रियाकलाप होगा, ना ही कार्य होगा। तो जब भी कभी अंतः संबंध क्रियाकलाप की बात करूंगा तो आप पैकेज वगैरह के बारे में, तो परियोजना। अच्छा देखो, कालबद्ध, तो कालबद्ध ये भी मत सोचना भाई सन के हिसाब से ये 1600 में आया होगा, ये 1500 में आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। पैकेज के आधार पे कालबद्ध बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो परियोजना इज द राइट आंसर होगा। बस थोड़ा फास्ट करिए और आगे। ये प्रश्न देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान है भाई। प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा कैसे होता है? डैश चयनात्मक, बताइए। प्रत्यक्ष ज्ञान, अरे यार अच्छा प्रश्न है ये तो। 2020 का एकमात्र प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84, हिला देने वाला एक प्रकार से। अच्छा प्रश्न, बताइए। ऑप्शन दिखा देता हूँ, चल बोलो। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो वस्तुपरक नहीं होगा और नकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा, चयन होगा व्यक्ति का। प्रत्यक्ष ज्ञान में भाई मैंने कितनी बार बोला बताइए आप लोगों को? प्रत्यक्ष सेवार्थी के साथ होता है ना, बोलिए आप लोगों से, बोला हूँ कि नहीं? कितनी बार बोला हूँ?
तो फिर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ज़रा इन महान भाव का ऑप्शन देखते हैं क्या लगा के आए हैं। सही लगा है, अच्छा, पास होगा शायद है। चलो किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 का बताइए जरा, बोलिए। देखो मैं आपको बताऊं 1886 सॉरी यार 1986 बताइए जरा इसके बारे में कोई एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा, हमेशा एग्ज़ाम में काम आएगी। लास्ट टाइम में ध्यान सुनिए। 1986 में जो बाल न्याय अधिनियम पारित हुआ था, एक ही बात याद रखना, यहाँ पर 16 वर्ष और यहाँ पर 18 वर्ष। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। 16 वर्ष के कम आयु का लड़का बॉय होगा और जो 16 वर्ष की आयु से कम की होगी वो होगी लड़की, गर्ल। और इनके द्वारा किए गए जो भी कानूनी विरोध होगा वो कार्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ये बात थी 1986 की। बस अगर इतना याद हो गया तो पूरा अधिनियम याद हो गया आपको। समझो जो प्रश्न आने थे कर जाओगे, वरना आपको पढ़ना है तो बैठ जाओ पढ़ने, 1 हफ्ते लगेंगे इसको समझने में। इस आर्टिकल 16 वर्ष का लड़का होगा और 18 वर्ष की लड़की, ठीक है, ठीक है। इनके द्वारा जो भी किए जाएंगे कानूनी विरोध, इनके द्वारा जो भी किए जाएंगे कानूनी विरोध, उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, यह अधिनियम कह रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान सुनिए। किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का, इसको कैसे याद करोगे? ये भी तरीका है याद करने का। देखो यहाँ पर संघर्षरत जो बच्चे थे, अच्छा इससे पहले भी आता है ना, 2000 आता है ना। चलो पहले 2000 के बारे में समझ लीजिए, इससे पहले आता है भाई, हाँ इससे पहले भी 2000 आता है ना, ठीक है। इसके बारे में समझ लीजिए, है ना, क्रम से समझिए, क्रम से। तो 2000 की बात करूँ तो देखिए ये इसको कर दिया निरस्त, 1986 को कर दिया निरस्त, और फिर उसके बाद आया 2000। और जब 2000 आया तो यहाँ पर अगर जब लागू हुआ तो कहा गया कि वह देखभाल व संरक्षण की बात होगी, जहाँ पर किशोर अपराधियों को न्याय सुनिश्चित कराने के साथ साथ उनको एक निराश्रित बालिकों और किशोरों को उचित देखभाल, संरक्षण, व्यवस्था, मतलब सब कुछ इनको दिया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं इनको की जाएगी। इस तरीके की गतिविधि इसमें आ गई, इस तरह की गतिविधि आ गई 2000 की। 2000 के बाद आया 2015। ये देखो जो प्रश्न लेकर आया है आपके सामने, तो ये तो बात सत्य है, यहाँ तक प्रश्न तो क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। तो इसमें कहा गया था संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के नवीन किशोर न्याय देखभाल एक्ट 2015 को लागू किया गया था, और इसको हितों को ध्यान में रखते हुए। तो हित तो इसमें थी, हित भी इसमें भी था, इसमें भी था, तो कुछ चीज़ें हुई होंगी भाई परिवर्तन, है ना। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं। अब आज के समय में चल रहा है 2015, आज के समय में चल रहा है 2015, तो उसमें किन किन बातों का पुनर्वासन की बात थी, दत्त ग्रहण की बात थी, पुनः मिलाने की बात थी, वापसी, अच्छा सभी है क्या यार इसमें? ऑप्शन सी होगा सही इसका, ठीक है। 85 का सही जवाब क्या होना चाहिए? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी सही है इसका, सभी थे यहाँ पे, ठीक है। प्रति हजार, अभी देखो मैंने, अच्छा प्रति हजार मृत्यु की जो संख्या है परिकलन के, अच्छा देखो भाई प्रति हजार तो वो तो अलग है, शिशु मृत्यु दर नवजात शिशु मैं बता चुका हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से, है ना, उसके बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये मापन के स्तर हैं, मैंने बताया था अभी आप लोगों से, वहाँ पर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा, ठीक है। तो मापन के स्तर में स्टीवंस ने 1946 में दिया था, स्टीवंस ने। तो सबसे पहले देखो नामित दिया, इसमें तो है ही नहीं यार, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। नामित दिया था, क्रम दिया, अंतराल दिया था, और उसके बाद क्या दिया था अंतराल के बाद? अनुपात दिया था। तो 4 दिए थे इसने, ठीक है। तो नामित में केवल नाम से था,
नामित केवल नाम से था। और जो क्रम था उसमें क्या दिया गया था भाई, क्रम में क्या दिया गया था, रैंक दिया गया था, क्रमबद्धता दी गई थी, ठीक है, क्रमबद्धता दी गई थी। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए तो परिकलन में मृत्यु की संख्या को लेकर तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये नहीं है इसका, ठीक है। क्रम अनुपात मापने की बात किया जाए तो अनुपात मापने क्या होता है भाई, रेशियो होता है एक प्रकार से। और रेशियो जिसे जो मापन आधुनिक के रूप में जाना जाता है, जिसमें शुद्धता होती है, वह बेसिकली अनुपात में किया जाता है। तो इसमें जैसे मैं कहूँ कि राम 60 अंक पाया, श्याम कितने अंक पाए, 30 अंक पाए, तो राम दुगना है कि नहीं श्याम से, तो यहाँ पर देखिए दुगना या आधे की जब बात हो रही तो इसकी बात हो रही। बेसिकली अगर बात किया जाए तो एक वास्तविक शून्य प्रश्न बनाता है कि वास्तविक शून्य किस में पाया जाता है, तो वास्तविक शून्य जो पाया जाता है वो अनुपात में पाया जाता है, ठीक है। अनुपात में प्रश्न बनता है कि वास्तविक शून्य किससे संबंधित है, तो अनुपात से होगा। और जो यहाँ पे देखिए मध्यांतर मापनी होगा तो अच्छा ये प्रश्न इसी से होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्रति हजार जो मृत्यु की संख्या वाले व्यक्ति वाले हैं, यह एक अनुपात मापनी के ही अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही सही माना जाएगा, ठीक है। अंतराल मापनी की, मध्यस्थता मापनी की बात करूँ ना, तो इसमें बात अगर ये होती है एक प्रकार से मध्यस्थता मतलब अंतराल की बात होता है, तो जहाँ पे रेशियो, जहाँ पे अंतर की बात होती है, तो यहाँ पे यथेष्ट पाया जाता है, यथेष्ट शून्य पाया जाता है। ये कौन सा शून्य पाया जाता है, अथेष्ट शून्य पाया जाता है, ध्यान रखिए। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 0 हो गया, 5, 10, 15, तो 5 का जो गैप देख रहे हैं ना, ये चीज़ ये यथेष्ट शून्य है ये आपका, ठीक है। तो ये इसको संकेत एक प्रकार का नाम को रिप्रेजेंट करता है, संकेत को ही नामित बोला जाता है, ठीक है, याद रखने का आप लोग। और यहाँ पर सी जो होगा सही माना जाएगा आपका, यहाँ पर थर्ड। चलिए दोरखिम का विचलन का सिद्धांत बताइए। एक क्वेश्चन छूट गया क्या, ये बताइए। अंतः संबंधित संबंधों में द्वंद्व उत्पन्न होना स्वाभाविक है, यस या नो, यस या नो, यस है। बाह्य प्रभाव के कारण सदैव विद्यमान रहता है, बाह्य सदैव के साथ सदैव विद्यमान रहता है, तो सदैव विद्यमान रहता है, तो ये बेसिकली तर्क के ही आधार पर पूछ रहा है, इसी के मतलब एलिगेशन के आधार पर ही पूछ रहा है। नहीं, गलत है ये गलत है आपका, ये गलत हो गया। सदैव देखो, सदैव एक चीज़ तो आपको मैं ट्रिक बताया ना, सदैव प्रत्येक, जब भी मिले आंख बंद करिए और लगाइए, जवाब सही पाइए, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। मैंने बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं आप लोगों को, आप लोग मुझे ज़रा बताइए, सदैव प्रत्येक वाला जहाँ जहाँ ट्रिक मैंने बताया है वो आप एलिमेंट रिलेट करवाता हूँ, सत्य होता है कि नहीं होता, बताइए आप ही लोग। अच्छा, कहीं ऐसा मिला तो उस चीज़ का फॉलो करें। अच्छा, दोरखिम के विचलन सिद्धांत का आधार बताइए जरा। देखो, दोरखिम विचलन का सिद्धांत का आधार दोरखिम ने दिया ही है यार, विचलन का सिद्धांत। अच्छा, प्रश्न पूछा है यार, कर्मकांड है कि असंग है, अनुरूपता है। देखिए पहले बात को समझिए, ये देख रहे हैं आप कर्मकांड, ये कर्मकांड कहाँ गया भाई, ये कर्मकांड मतलब होता है भाई कि जैसे किसी विश्वास का प्रभाव एक मानवीय जीवन के व्यवहार पर जो पड़ता है, जिसे मनुष्य पूजा आराधना विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से चलित करता है, या एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ धैर्य की विशेषता के बात करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है कर्मकांड। लेकिन कर्मकांड को दोरखिम ने विचलन के सिद्धांत के आधार को नहीं माना, ठीक है। बात करते हैं अनुरूपता, बात कर लेते हैं अनुरूपता। अनुरूपता व्यक्ति दूसरे के प्रभाव के कारण किसी तरह से कार्य को रिप्रेजेंट करता है, मतलब व्यक्ति दूसरे से प्रभाव के कारण किसी तरह से कार्य को करता है, वह अनुरूपता होता है। यह दोरखिम ने विचलन के सिद्धांत का आधार नहीं माना था। पश्य गमनवाद मर्टन ने दिया था, ये किसने दिया था, मर्टन, आर.के. मर्टन सुना है, मर्टन ने दिया था ये। तो सांस्कृतिक लक्ष्यों के प्रतिमानों और संस्थागत मानदंडों के साथ व्यक्ति के द्वारा
जो अनुकूलन किए जाने वाले थे अपनी योजना में किया जाना कार्य एक प्रकार से वह पश्चगामनवाद कहलाता था। तो मर्टन ने संस्कृति और लक्ष्यों के प्रतिमानों को संस्थागत मानदंड माना था, तो वो पश्चगाम था। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। बचा असंगतता, ठीक है, जहाँ पे सामाजिक विचलन होता है जब सामूहिक विवेक का वर्णन सामाजिक मानदंडों के एक समूह के रूप में करता है जिसके द्वारा किसी समाज के सदस्य अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में जिक्र की जाती है, ठीक है। तो असंगतता संगत ना होने के भाव में और आत्महत्या व विचलन का सिद्धांत के रिप्रेजेंट में आपको बताता है असंगतता। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह कौन सा माना जाएगा? असंगतता माना जाएगा, अनुरूपता नहीं माना जाएगा। अनुरूपता व्यक्ति के इशारों को, प्रभाव के कारण के कार्य को बताता है, ठीक है। असंगतता ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। समाप्त करना है आज के क्वेश्चन। सामान्यतः समाज कार्य व्यवसाय का उद्देश्य है। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होगा भाई? सामाजिक अन्याय का कम करना, इच्छाओं का क्या करना है? अवमुक्त करना है, कष्ट निवारण करना है, भेदभाव और भेदभाव करोगे, बोलो। हाँ, नहीं बोल रहे हो। ऑप्शन ए, हाँ, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रसरण का वर्गमूल क्या होता है भाई? प्रसरण देखो, परास क्या होता है भाई? परास नहीं होगा। परास बेसिकली जानते हो क्या होता है? उतना क्षेत्र जहाँ तक कि किसी क्रिया का प्रभाव पड़े, परास कहलाता है। उतना क्षेत्र जहाँ तक किसी क्रिया का प्रभाव पड़े। सांख्यिकी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अधिकतम संख्या एक न्यूनतम संख्या का माइनस कर दो, अंतर कर दो, वही निकल के आता है परिसर और परास, रेंज उसी को बोला जाता है, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है भाई? प्रकीर्णन एक प्रकार का होता है फैलाव, बिखेरना, प्रकीर्णन होता है ना। देखो, प्रसरण का वर्गमूल कहलाता है मानक विचलन यार। प्रसरण का वर्गमूल परिभाषा है। प्रायिकता सिद्धांत सांख्यिकी में किसी सांख्यिकीय जनसंख्या डेटा या सेट करते हो, या अब देखो या का मतलब होता है, मैंने दूसरा शब्द बोल रहा हूँ आप लोगों से, या प्रायिकता वितरण के प्रसरण का वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला सही माना जाएगा। माध्यिका जानते हैं, जो व्यवस्थित श्रेणी में दो बराबर संख्याओं में विभाजित कर दो और उसका मान वास्तविक मूल्यों पर स्वतंत्र हो जाए तो वो माध्यिका हो जाएगी। मतलब एक नंबर दे दिया जाए, क्रम में लगाइए अवरोही और आरोही क्रम में, और उसके बाद जो मध्य में आए वो उसको निकाल दीजिए, वो माध्यिका हो जाएगी। परिभाषा समझ लीजिए, परिभाषा से प्रश्न बनता है कि भाई मीनिंग किस, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। जो व्यवस्थित श्रेणी में दो बराबर जनसंख्याओं या संख्याओं को विभाजित करे वह मान वास्तविक मूल्य से स्वतंत्र हो, उसे हम कहते हैं माध्यिका। अब देखिए इसे, आप लोग इसको पढ़िए तो बहुत सरल प्रश्न है ये, और आप लोगों ने शायद इसका सब लोगों ने सही जवाब भी दिया था, है ना। अब देखिए, शिशु केवल अभिव्यक्त करते हैं, शिशु केवल संतोष अथवा व्यथा को व्यक्त करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ है, संतोष है, कष्ट है, तो संतोष मिल रहा है तो यहाँ पे ये सही हो गया, बस सिंपल से देखो यही तो प्रश्न बनता है। ऑप्शन ए सही हो गया आपका। देखो सभी लोगों ने शायद सही भी किया होगा। देखो, निम्नलिखित में से पूर्व शिशु प्राथमिक परिचारक में भावनाओं को जांच करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक परिचारक में पूछा गया है ना। अब इसमें ढूंढिए प्राथमिक परिचारक है कहाँ पे लिखा हुआ है, और जहाँ पर बात कर रहा है आप लोगों से निलंबन का प्रत्युत्तर को, प्रतिक्रिया को निर्णय करने को लेकर, तो ज़रा बताइए मुझे कहाँ पर लिखा हुआ है, भावनाओं वगैरह कहाँ पर प्रदर्शित हो रही भाई? नहीं बता रही। ये देखो परिचारक लिखा हुआ ना, ये देखो भावनाओं की जाँच हो रही ना। तो देखिए वे प्रत्युत्तर देने में या उसके पूर्व प्राथमिक प्रतिचार भावनाओं को जांच कर सकते हैं। तो कुछ परिस्थितियों में कौन सा सही जवाब होना चाहिए? बी नहीं होना चाहिए प्रत्युत्तर, बताइए जरा, सही नहीं होना चाहिए भाई? इसी में तो मिल रहा है सब कुछ यार, सही है कि नहीं बताइए? ऐसे ही ढूंढ के लगाना होता है और सबसे सही यही होता है। इसी में बच्चे नंबर पाते हैं और इसी में बच्चे नंबर भी गंवा भी देते हैं। देखो, बुनियादी भावनाओं को व्यवस्था श्रेणी में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब बताइए जरा, बुनियादी भावनाओं में
प्रश्न है बुनियादी भावनाओं में। तो ज़रा मुझे बताइए कौन से, यह देखो ड्रॉप किया हुआ प्रश्न है, यूजीसी का ड्रॉप किया हुआ प्रश्न है ना। देखो यहाँ पर तो एक तो पहली चीज़ किया 18 माह, लेकिन कहीं 18 माह दिया ही नहीं है ना। तो ये ड्रॉप किया हुआ था प्रश्न, ये ड्रॉप किया गया था, सभी को कॉमन नंबर मिले गए थे इसके, है ना। ठीक है। एक और प्रश्न देखिए, कहाँ चला गया भाई। अच्छा चलिए ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस आयु की भावनाओं के बारे में बात करना आरंभ कर दिया था। जरा देखिए, अब भावनाओं के बारे में, अब यहाँ पे ढूंढिए भावनाएं कहाँ हैं, उसके बारे में आरंभ कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था 2 सप्ताह, 18 सप्ताह, 4 सप्ताह और 19 सप्ताह में। कब स्टार्ट कर दिया था भाई बताइए ज़रा। तो 18 माह में, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, आप जांच कर सकता है ना। और वहाँ पे देखो सामाजिक संदर्भित कर सकता है, 18 माह में वे पहले ही अपनी पश्चात दूसरे की भावनाओं के मध्य में बात कर सकता। तो ये चीज़ें थी, तो ये तो सरल है, 18 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। बोलो। तो ऐसे लगाए जाते हैं प्रश्न, प्रश्न बहुत सरल सरल आए थे। अब देखिए ये किस समय जो है, किस समय के दौरान शिशु दूसरे की भावनात्मक स्थितियों में भेद कर सकता है, उन प्रतिक्रियाओं के बारे में दे सकता है। बताओ ज़रा इसके बारे में। तो आप देखिए यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर इस भावनात्मक विभेद, भावनात्मक विभेद कहाँ लिखा हुआ है। भाई कहाँ, मुझे तो मिला ही नहीं। कहाँ पर देख रहे हो आप लोग, इसमें ढूंढो ना, देख के मार रहे हो क्या नकल वगैरह। प्रतिक्रिया दे सकता है भाई, भावनात्मक, इसमें दूसरे की भावनात्मक स्थितियों में भेद कर सकता है और उन प्रतिक्रिया को दे सकता है। भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे मिल भी नहीं रहा ना, आप लोग बताइए जरा मुझे कहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर भाई ये देखो ये लिखा हुआ, ये देखो मिल गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, प्रथम वर्ष के दौरान शिशु अन्य के भावनात्मक स्थितियों में भेद कर सकते हैं। तो देखो मिल गया ना, प्रथम वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे ढूंढो, ढूंढ के लगाओ बस, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो ये भी सरल है, मुझे फिर वही करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के लगाना पड़ेगा ऐसे फटाफट। तो आप लोग भी कर सकते हो, है ना। सरल प्रश्न है कि नहीं प्रश्न है, कहो तो बता दो। पहले आप प्रश्न को पढ़ना, फिर ये 4 ऑप्शन देख लेना, फिर फटाफट ढूंढ लेना इसमें से, और कहो तो बता दो। आप लोग बताइए, और या तो फिर यहीं पे छोड़ देता हूँ। बोलिए। हाँ जी, ढूंढ लेंगे आप लोग। ठीक है, फिर बोलो ना, तेज़ आवाज़ में बोलो सभी लोग एक साथ। हाँ ढूंढ लेंगे। हाँ क्या करें, कोई भी खाने का टाइम हो गया ना, किसी के डिनर करने। तो चलिए भाई, अच्छा डिनर वगैरह करिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। ये है आपका पेपर, आज जो है 5 नवंबर 2020 का समाज कार्य का पूरा प्रश्न पत्र समाप्त हो गया है। इसे देखे रहिएगा। ऐसे एग्ज़ाम में 2021 में आप लोगों से 6 अक्टूबर को प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे प्रश्न, अभी डेट निर्धारित नहीं की गई है, 6 से 11 के बीच में होगा एग्ज़ाम आप लोगों का। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इससे कुछ अलग नहीं होंगे। ठीक है, पैटर्न यही सारे रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको देखे रहिएगा, समझे रहिएगा, जो डाउट होगा उसको बताइएगा। कल मैं आप लोगों को क्लास रिसर्च का सैम्पलिंग को लूँगा और आपका स्टीवंस का लूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। फिर उसके बाद मैं कोई ना कोई और क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए कोई डाउट है तो। कोई डाउट है?